हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल 3PS हिंदी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं, क्रिया। परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इसके परिभाषा को समझते हैं। क्रिया क्रिया का मतलब होता है कार्य अथवा काम। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें। क्रिया की परिभाषा, तो इसकी बहुत ही सरल परिभाषा है। देखिए, इसके परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं क्रिया की परिभाषा की। तो परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, ये हमारा परिभाषा हो गया। क्रिया किससे कहते हैं? परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बात करें पढ़ना, लिखना, सोना, रोना इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। अब देखिए, बात करते हैं जैसे राम रहीम, काशी, मथुरा। अब देखिए, अब इससे किसी कार्य का बोध हो नहीं रहा है, तो ये तो क्रियाएं कहलाएंगी नहीं। क्रिया तो वह कहलाता है, वह शब्द कहलाता है जिससे किसी कार्य का बोध हो। तो हमारा परिभाषा क्या हो गया कि जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, रोना आदि। अब राम रहीम, काशी, मथुरा कहने से तो क्रिया का बोध हो नहीं रहा है, किसी कार्य का बोध हो नहीं रहा है, इसलिए यह सब क्रिया नहीं है। क्रिया वह है जिससे किसी कार्य का बोध हो। आइए हम लोग देखें कि क्रिया पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे। जब क्रिया का मानचित्र हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा, तभी हम जाकर के क्रिया को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया का डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद हम उसके भेद को अच्छे से समझेंगे, तब हम एक एक करके उसे अच्छे से सीखेंगे। देखिए, क्रिया की बात करें तो क्रिया निम्नलिखित भागों में बांटी गई है। जैसे बात करें हम, सर्वप्रथम बात हम करते हैं तो रचना या निर्माण के आधार पर। रचना या निर्माण के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए, रचना या निर्माण के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम बात करते हैं रचना या निर्माण के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो सकते हैं। तो देखिए, रचना या निर्माण के आधार पर क्रिया का जो पहला भेद होता है उसे हम कहते हैं रूढ़ क्रिया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है संयुक्त क्रिया। और तीसरा जो हो जाता है वह होता है यौगिक क्रिया। और चौथा जो होता है उसे हम कहते हैं नामधातु क्रिया। पांचवा हम कह सकते हैं सामान्य क्रिया। और छठवां जो होता है वह होता है पुनरुक्ति क्रिया। देखिए, अब हम बात करें सातवां का, तो क्या होता है? अनुकरणात्मक क्रिया।
तो इस तरह हमने देखा कि क्रिया का जो रचना या निर्माण के आधार पर भेद होता है वह 7 होता है। ऋण क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया, नामधात क्रिया, सामान्य क्रिया, पुनरुक्त क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। इसके एक एक उदाहरण को हम समझ लेते हैं। ऋण क्रिया का मतलब होता है जब किसी सामान्य क्रिया से हम ना हटा देते हैं तो वह जो बचता है शब्द उसे हम ऋण क्रिया कहते हैं। जैसे हम पढ़ना में से ना शब्द को हटा दें, ना प्रत्यय को हटा दें, तो जो पढ़ बचेगा वह क्या हो जाएगा? ऋण क्रिया। संयुक्त क्रिया वह होता है जिसमें दो क्रियाएं एक साथ आती है लेकिन उससे किसी एक कार्य का बोध होता है। जैसे राम उठ गया, तो उठना भी क्रिया है और गया भी क्रिया है, लेकिन दोनों कहने से एक ही कार्य का बोध हो रहा है कि राम उठ गया। तो वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। यौगिक क्रिया होती है जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं साथ में आती हैं लेकिन उनसे दो कार्य का अलग अलग बोध होता है, वहां क्या होता है? यौगिक क्रियाएं। जैसे श्याम नाचते गाते आ रहा है, तो नाचना और गाना दो क्रियाएं साथ होती है, तो यहाँ पे क्या होता है? यौगिक क्रिया। नामधात क्रिया क्या होता है? जो संज्ञा या विशेषण शब्द से बनता है, सर्वनाम से बनता है, उसे नामधात क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये सब क्रियाएं क्या हो जाएंगी? नामधात क्रिया। सामान्य क्रियाएं वो होती है जो ऋण शब्द में, ऋण क्रिया में से अगर आप नाम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह सामान्य क्रियाएं होती है, और सामान्य क्रियाएं से यदि नाम प्रत्यय को आप हटा दीजिए तो ऋण क्रिया बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पुनरुक्त क्रिया। जब एक ही क्रिया शब्द दो बार आ जाए तो उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ते पढ़ते सो गया। और हम बात करें अनुकरणात्मक क्रिया की, तो अनुकरणात्मक क्रिया उसे कहते हैं जैसे फड़फड़ाना, चहचहाना, थपथपाना, ये सब क्या हो जाएगी? अनुकरणात्मक क्रिया है। अब हम बात करते हैं कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद। अगर हम बात करें कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद, तो कर्ता के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा कर्तार्थक क्रिया। कर्तार्थक क्रिया। और दूसरा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद की बात करें तो कर्ता के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। कर्तार्थक क्रिया, दूसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और चौथा जो होता है वह होता है पश्चकालिक क्रिया। इस तरह हमने देखा कि रचना या निर्माण के आधार पर क्रिया के 7 भेद होते हैं और कर्ता के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। अब हम बात करते हैं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में बहुत पूछता है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए, यह अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। देखिए, अगर हम बात करें सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। अगर हम बात करें अकर्मक क्रिया की, तो अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है
पूर्ण अकर्मक और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया होता है, दूसरा अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया वह होता है जिस क्रिया में कर्म जुड़ा रहता है, और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जिसमें एक कर्म होता है उसमें एक कर्मक क्रिया होती है, और जिसमें दो कर्म होता है उसमें द्विकर्मक क्रिया होती है। देखिए, और दूसरी बात करें हम क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की, तो अकर्मक क्रिया होता है जिसमें कर्म नहीं होता। इसके भी दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ता, जैसे वह रो रहा है, अब इसमें किसी भी प्रकार से कर्म नहीं जुड़ सकता। अपूर्ण अकर्मक वह होता है जिसमें कर्म तो नहीं होता लेकिन उसमें कर्म जोड़ा जा सकता है या छिपा रह सकता है, हम कह सकते हैं। जैसे श्याम पढ़ रहा है, अब इसमें क्या पढ़ रहा है यह तो जवाब नहीं आता, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है नहीं, लेकिन इसमें कुछ न कुछ, जैसे पुस्तक पढ़ रहा होगा या अखबार पढ़ रहा हो, कुछ न कुछ कर्म इसमें छिपा है। इस प्रकार जिसमें किसी भी दशा में कर्म नहीं जोड़ा जा सकता उसे पूर्ण अकर्मक कहते हैं, और जिसमें किसी भी प्रकार से कर्म जोड़ा जा सकता है भले ही वह अकर्मक क्रिया है उसे हम अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद। वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए, यह भी आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाच्य के आधार पर अगर हम क्रिया के भेद की बात करें तो वाच्य के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। देखिए, इस तरह हमने देखा कि क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। रचना या निर्माण के आधार पर क्रिया के 7 भेद होते हैं। कर्ता के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बना सकते हैं कर्तार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं न करके प्रेरणा के माध्यम से दूसरे से कार्य कराता है। अब देखिए, यहाँ पे हम इसके भी दो भेद कर सकते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए, इस तरह हमने देखा कि कर्ता के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, कर्तार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया। अब हमने देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। अब हमने देखा कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में क्या होता है, देखिए, कर्म किसी वाक्य में कोई वाक्य सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, उसे हम पहचानते हैं क्या और किसको से। जब हम क्रिया से क्या के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब निर्जुव आता है, और जब हम क्रिया के माध्यम से किसको से जवाब उससे सवाल करते हैं तो उसका जवाब सजीव आता है, और जिसमें क्या और किसको दोनों से जवाब मिलता है वहां द्विकर्मक क्रिया होता है, और जिसमें क्या या किसको से एक ही प्रश्न का जवाब मिलता है वहां एक कर्मक क्रिया होता है। और दूसरा है इसका अकर्मक क्रिया जिसमें एक भी क्रिया न हो, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें क्या और किसको से प्रश्न करने पर एक भी दोनों में से एक से भी उत्तर नहीं प्राप्त होता है, उसमें अकर्मक क्रिया होता है। अकर्मक क्रिया के भी हम 2 भेद पढ़ते हैं,
पूर्ण अकर्मक, जिसमें किसी भी दशा में कर्म नहीं जोड़ा जा सकता, उसे पूर्ण रूप से अकर्मक कहते हैं। और जिसमें जो वाक्य अकर्मक तो रहता है, उसमें कर्म नहीं रहता, फिर भी उसमें कर्म छिपा रहता है, उसे हम कहते हैं अपूर्ण अकर्मक। तो देखिए, अब हम बात करते हैं वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद के। तो वाच्य के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार हमारा क्रिया का डायग्राम बन गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसके भेद को अच्छी तरह जब समझ लेते हैं, तब जाकर के हमें एक एक करके पढ़ेंगे, तो यह हमें बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। तो देखिए, अभी क्रिया का भेद और भी है, कुछ क्रिया के अन्य भेद भी हैं, जिससे हम आपको बता देते हैं। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम बगल हो जाते हैं, इसके बाद हम क्रिया के अन्य भेद बताएंगे। आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो आइए हम क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं उसको भी बता देते हैं। देखिए, कुछ अन्य भेद भी क्रिया के होते हैं। देखिए, परीक्षा के दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जानकारी के दृष्टि से वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अन्य भेद। देखिए, क्रिया के अन्य भेद की बात करें तो पहला हमारा हो जाएगा परतंत्रता बोधक इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, परतंत्रता बोधक क्रिया। परतंत्रता बोधक क्रिया में क्या होता है, कोई कार्य ऐसा भी होता है जो कर्ता न चाहकर भी कर्ता को करना पड़ता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो मुझे जाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ कर्ता जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है कि उसे जाना पड़ेगा, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, परतंत्रता बोधक क्रिया। अगला बात करते हैं हम दूसरा, तात्कालिक क्रिया। दूसरा हो जाएगा तात्कालिक देखिए, इसमें क्या होता है, कोई एक कार्य होता रहता है और उसी के साथ एक कार्य और समाप्त हो जाता है। जैसे हम इसके उदाहरण की बात करें, जब कोई कार्य होता है और उसके साथ कोई और कार्य भी समाप्त हो जाता है साथ में, तो उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण की, तो वर्षा होते ही पानी भर गया। देखिए, इसमें क्या है, तात्कालिक क्रिया है। अब हम बात करते हैं सहगामी क्रिया। देखिए, इस तरह हमने परतंत्रता बोधक क्रिया देख लिया और इसके बाद देख लिया तात्कालिक क्रिया। अगर हम बात करें अब क्रिया का एक और भेद है, जिसे हम कहते हैं सहगामी क्रिया। सहगामी क्रिया। सहगामी क्रिया में क्या होता है, दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। जैसे देखिए, वे नाचते गाते आ रहे हैं। वे नाचते गाते आ रहे हैं। देखिए, यहाँ दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सहगामी क्रिया। फिर एक भेद और हम इसका देख लेते हैं। इसका एक भेद और देख लेते हैं, सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया। देखिए, इसमें क्या होता है, जब कोई कर्म
और क्रिया एक ही धातु से बनती है तो उसे क्या कहते हैं, सहजाती क्रियाएं। जैसे देखिए हम बात करते हैं उसने पाठ पढ़ी, उसने पाठ पढ़ी। या अन्य उदाहरण लेते हैं, उसने चाल चली। तो इस तरह यह कौन सा उदाहरण हो गया, सहजातीय क्रिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इसकी डायग्राम को हमने देख लिया, अब इसके एक एक भेद को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।